आपने कई बार यह सुना होगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। हम ये बात जानते भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि अपने थॉट्स को और अपने माइंड को कंट्रोल करके हम सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। मगर कौन सी वो प्रॉपर माइंड टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पावरफुल माइंड से हर प्रॉब्लम का पावरफुल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि विधि से ही सिद्धि होती है, और अगर विधि नहीं मालूम होगी तो हर बार हम अलग अलग तरीके अप्लाई करते रहेंगे और फिर शायद वहीं के वहीं स्टक होकर के भी रह जाते हैं। मगर आज की समरी एक कंप्लीट सॉल्यूशन देती है। आज की बुक समरी है हाउ टू ओन योर माइंड, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल एक ऑथर हैं जिनका मेन फोकस सेल्फ हेल्प बुक्स लिखने पर रहा है। हिल की बुक्स सक्सेस और इसे कैसे अचीव किया जाए इस बात पर फोकस करती हैं। उनकी सिखाई हुई बातों को सम्मानित करने के लिए द नेपोलियन हिल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और आज की ये समरी आपको एहसास कराएगी कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने माइंड को ट्रेन करना है और इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी की। आपका माइंड किसी भी सिचुएशन पर काबू पा सकता है। पॉजिटिव सोचिए। क्या इन कॉमन फ्रेजेस को सुनकर आपको चिड़चिड़ाहट होती है? बेशक इनमें लॉजिक है, लेकिन आप एग्जैक्टली कितना पॉजिटिव सोचते हैं? आप मुश्किलों को दूर करने के लिए अपने माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप सच बोलेंगे तो यह समझ लें कि आपका माइंड ही आपका दुश्मन है। आप वो पाने की कोशिश करते हो जो आप चाहते हो, पर आप हमेशा फेल हो जाते हो। आप एक बेटर माइंडसेट के साथ जीना चाहते हो, पर यह कभी नहीं हो पाता। आखिर में आप कोशिश करना छोड़ देंगे क्योंकि आप फेल होने से डरते हैं। हो सकता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करके थक चुके हैं, लेकिन यह समरी आपको अपना माइंड चेंज करने में हेल्प करेगी। आप सीखेंगे कि कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोचना जरूरी है, जो अपने जीवन का हर बड़ा फैसला लेने के लिए बेहद जरूरी है। आप अपने माइंड को अपॉर्चुनिटीज की तरह पहचानने और उन पर तुरंत एक्शन लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पर्पस और उसे अचीव करने के तरीके के बारे में भी जानेंगे। तो क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं? आइए फिर शुरू करते हैं जर्नी को इस पहले चैप्टर के साथ, क्रिएटिव विजन। क्रिएटिव विजन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र लोग अपनी डेली बातचीत में करते हैं। कोई शायद ये सोचे कि यह टर्म आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में ज्यादा फिट होता है, मगर समाज सेवी और इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू कार्नेगी के लिए क्रिएटिव विजन एक ऐसी चीज है जिसमें सबको मास्टर बनना चाहिए। एंड्रयू के हिसाब से क्रिएटिव विजन का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उन पर एक्शन लेने की एबिलिटी। क्रिएटिव विजन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इमेजिनेशन। एंड्रयू आगे बताते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है आइडियाज और प्रिंसिपल्स को जोड़कर एक ओरिजिनल आइडिया बनाना। मगर आज के टाइम में कुछ भी पूरी तरह से ऑथेंटिक यानी सच्चा नहीं है। ऑलमोस्ट हर किसी के पास कोई ना कोई आइडिया है। इसीलिए सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पुराने आइडियाज को रीअरेंज कर उनसे कुछ नया क्रिएट करना। ऐसा इंसान जिसने सिंथेटिक इमेजिनेशन यूज किया हो, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। उन्होंने इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप यानी गर्म होने के कारण लाइट प्रोड्यूस करना, इसे बोलचाल की भाषा में बल्ब कहते हैं, इस डिस्कवरी के लिए दो पुराने प्रिंसिपल्स यूज किए थे। पहला था एनर्जी और दूसरा प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिक लैंप। ये दोनों प्रिंसिपल एडिसन के टाइम पर पहले से ही यूज हो रहे थे। हालांकि इलेक्ट्रिक लैंप ज्यादा देर तक नहीं टिकते थे। इसमें लाइट जलती थी क्योंकि उसमें तार के टुकड़े थे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जुड़े हुए थे। इससे एक व्हाइट ग्लो यानी कि सफेद चमक पैदा होती थी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक लैंप के मेटल को जल्दी जला देती थी। तो एडिसन को इसके बजाय चारकोल यूज करने का आइडिया आया। चारकोल इलेक्ट्रिक एनर्जी से कई घंटों तक जल सकता था। दो पुराने आइडिया से एडिसन को एक ओरिजिनल आइडिया आया जो कई सालों तक यूज होता रहा। एक और टाइप की इमेजिनेशन है क्रिएटिव इमेजिनेशन।
ये तब होता है जब एक इंसान नया आइडिया क्रिएट करता है। जिन आर्टिस्ट्स और राइटर्स को आप पसंद करते हैं वे अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन ही यूज करते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि ये आइडिया और विजन कहां से आते हैं, पर उन्हें आते हैं। अब वापस एडिसन पर चलते हैं। उन्हें लैंप में चारकोल यूज करने का ब्रिलियंट आइडिया आया कहां से? कई इंटरव्यूज में एडिसन ने कहा था कि उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने उस पर बस एक्शन ले लिया। ठीक यही उन आर्टिस्ट के केस पर भी अप्लाई होता है जिन्हें आप इतना पसंद करते हैं। अक्सर उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें कोई लिरिक्स, ट्यून या प्लॉट कहां से सूझा। क्रिएटिव इमेजिनेशन की यही तो खासियत है। क्रिएटिव विजन को आपकी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको अपना सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए। अपनी इमेजिनेशन डेवलप करते वक्त आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। पहला है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस प्रिंसिपल, यानी पर्पस पक्का करना। फाइनेंशियल फायदे का थॉट इमेजिनेशन को बढ़ावा दे सकता है। सुनने में चाहिए कितना ही छोटा लगे, पर पैसा लाइफ को कुछ हद तक इजी बना देता है। अपने साथ ये पॉपुलैरिटी भी लेकर आता है। सेकंड है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। ये तब होता है जब एक ग्रुप टेबल पर बैठकर किसी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के तरीके ढूंढता है या कोई अच्छा बिजनेस आइडिया निकालता है। ये इमेजिनेशन को यूज करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि सब अपने दिमाग में एक ही पर्पस लेकर चलते हैं। थर्ड है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल प्रिंसिपल। मान लो कि कोई औरत वो काम करती है जो उसे पसंद है। जैसे मान लो कि एना को एनिमल रेस्क्यू यानी जानवरों को बचाना पसंद है। उसे जानवर इतने पसंद हैं कि वो उनके साथ वक्त गुजारने के और भी तरीके ढूंढना चाहती है। जानवरों के लिए एना का पैशन उसके सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करता है। फोर्थ है अप्लाइड फेथ प्रिंसिपल। आप चाहें जिसमें भी विश्वास करते हो, आपका फेथ इमेजिनेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है। हिस्ट्री में ऐसे कई फेमस लोग हुए हैं जो अपने फेथ की वजह से ही वो बन पाए जो वो बनना चाहते थे। फिफ्थ है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवियर प्रिंसिपल। कुछ क्रिएट करने के लिए इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने का ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। इसका एक एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप का इन्वेंशन। नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइज्ड थॉट। क्या आपने कभी पहले अपने थॉट्स के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप कैसे सोचते हैं? ज्यादातर लोगों की तरह आपका जवाब भी शायद ना होगा। आप जो चाहते हैं अगर उसे पाना है तो आपका यह जानना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। इसीलिए आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए। इंडक्टिव रीजनिंग उसे कहते हैं जब आपके थॉट्स अनजाने फैक्ट्स को मान लेने पर बेस्ड होते हैं। जब आसमान पर बादल छाए हुए हों और कुछ अंधेरा सा होता है तो आप अपने साथ छाता लेकर बाहर निकलते हो। तो यह है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जब आपके थॉट्स जाने हुए फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो पीटर को बैचलर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। ये रीजनिंग ओपिनियन यानी कि राय बर्दाश्त नहीं करते हैं। ओपिनियन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वो खतरनाक भी हो सकते हैं। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि ओपिनियंस बायस्ड होते हैं, यानी उनका किसी साइड पर ज्यादा झुकाव होता है और कई बार उसमें नॉलेज या इंफॉर्मेशन की कमी भी होती है। इसीलिए अपने थॉट्स को एक्यूरेट तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको दूसरों की राय नहीं सुनना चाहिए। कई बार फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना मुश्किल होता है। ये कुछ चीजें हैं जो इस बुक के ऑथर नेपोलियन चाहते हैं कि लोग ओपिनियंस के बारे में जानें। इस पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब ओपिनियन फैक्ट्स पर बेस्ड हों। रेने हर बात पर अपनी राय रखने वालों में से हैं। हर बातचीत में वो अपने विचार जरूर रखती हैं। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि वो जो भी बोले वो हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड हो। ओपिनियन को फ्री एडवाइस के तौर पर देखा जाता है। कई बार किसी खास सिचुएशन या प्रॉब्लम में हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली की बात भी सुननी चाहिए। डायना को जब लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो हमेशा अपने पार्टनर, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने पेरेंट्स की बात सुनती है।
लेकिन वो इतना ध्यान जरूर रखती है कि वो किसी की राय पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय वो पहले उस पर गौर करे। हमें समय समय पर अपनी इंफॉर्मेशन के सोर्स को डबल चेक करते रहना चाहिए। इससे आपका माइंड अलर्ट और शार्प रहता है। ब्रैंडन खुद को दुनिया की खबरों के साथ अपडेट रखना पसंद करता है। वो इस बात का हमेशा ख्याल रखता है कि वो डेली न्यूज पढ़े। अलग अलग मीडिया आउटलेट्स उसे वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो उसे चाहिए, लेकिन ब्रैंडन जो भी खबर पढ़ता है उन पर आंख बंद करके यकीन नहीं करता है। इसके बजाय वो अपनी रिसर्च करता है। वो ये भी पक्का करता है कि जिस मीडिया आउटलेट या रिपोर्ट को वो पढ़ रहा है वो ऑथेंटिक और जानी मानी हो। इसके अलावा ब्रैंडन ये भी जानता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर हर न्यूज रिपोर्ट की अपनी अलग अलग राय हो सकती है। इसलिए वो ये श्योर कर लेता है कि वो सिर्फ अनबायस्ड रिपोर्ट्स और जर्नलिस्ट की रिपोर्ट ही पढ़े, यानी जो बेवजह किसी एक पक्ष को सपोर्ट नहीं करते हैं। सोच समझकर इंफॉर्मेशन लेने की वजह से ही ब्रैंडन को सही तरीके से सोचने में मदद मिलती है। हर बात पर सवाल उठाओ। जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि कोई चीज फैक्ट पर बेस्ड है, तब तक और जानकारी जुटाते रहो। ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग में टाइम लगता है और इसके लिए सबसे जरूरी है कंट्रोल्ड हैबिट। जब तक आप इसे कंट्रोल हैबिट नहीं बना लेंगे, आप ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग नहीं कर सकते। इसे कुछ इस तरह से सोचिए कि आपका माइंड एक कैमरे जैसा है। इसमें कई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हैं। अगर आपको यह नहीं पता होगा कि किस चीज पर फोकस करना है, तो आपका माइंड सब कुछ कैप्चर करता रहेगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आपके दिमाग में दुनिया भर की बेकार इंफॉर्मेशन ऐड होती चली जाएंगी। इसमें बेकार का प्रोपेगेंडा, गॉसिप और फिजूल की चीजें भर जाएंगी। कंट्रोल्ड हैबिट आपके कैमरा को फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। ये हजारों पेड़ों के बीच में से भी एक रेयर पक्षी को जूम करके देख लेगा। यानी आप फोकस करके जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, काम की है, उसे अपने ब्रेन में स्टोर रख सकते हैं। बात जब कंट्रोल्ड हैबिट की आती है तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? इसे आप डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के जरिए करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हेल्दी और फिट होना चाहते हैं। आप शिकायत करते हैं कि आपका वेट कितना बढ़ गया है। फिर आप अपने हेल्थ को लेकर और ज्यादा अवेयर होने का डिसीजन लेते हैं। हालांकि आपके फिट और हेल्दी बनने की इच्छा सिर्फ एक इच्छा है। आप अब भी वही खा रहे हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने अपने आसपास के माहौल में कोई बदलाव नहीं किया है। कंट्रोल्ड हैबिट के लिए विल पावर चाहिए होता है। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए अवेयर होकर एफर्ट करना होगा। अब जैसे मान लो आप अपनी ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, लेकिन यह सिर्फ रिपीटेशन के जरिए ही हो सकता है। आप अब आसानी से हर चीज पर यकीन नहीं करते हैं। जिन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में और जानने के लिए आप रिसर्च करते हैं। ऊपर का एग्जाम्पल फिजिकल रिपीटेशन का एग्जाम्पल ज्यादा है। हालांकि ये इफेक्टिव है, लेकिन आपको मेंटल रिपीटेशन भी करना चाहिए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा अफर्मेशंस। एमिल कुए, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट थे, थॉट हैबिट या अफर्मेशंस की पावर में पूरा यकीन रखते थे। उनका एक मंत्र है जिसे उनके फॉलोअर्स द हेल्थ एंड सक्सेस फॉर्मूला कहते हैं। यह मंत्र था, दिन ब दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर और ज्यादा बेहतर होता जा रहा हूं। यह सेंटेंस रोज रिपीट करना बेवकूफी लग सकता है, लेकिन जो भी इस बात को समझता है कि इंसान के थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं, वो इस मंत्र को कभी भी कम नहीं समझेगा। पेनेलोप ने आखिर अपनी बेकरी खोलने की हिम्मत की। बेकिंग हमेशा से ही उसका पैशन रहा था। पेनेलोप जानती थी कि एक बिजनेस स्टार्ट करना लंबा और मुश्किल सफर है। उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों और बाकी रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। इसीलिए पेनेलोप ने हर काम की एक लिस्ट बनाई जो उसे पूरा करना था। उसने यह भी ध्यान रखा कि वो एक दिन में एक ही टास्क करेगी। पेनेलोप ने यहां डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस दिखाया। उसने अपना टाइम और एफर्ट अपने ड्रीम को अचीव करने पर लगा दिया। अब क्योंकि वो हमेशा अपनी लिस्ट पर काम करती रहेगी, तो साथ ही उसने यहां फिजिकल रिपीटेशन भी दिखाया। लेकिन इसके अलावा पेनेलोप अपने डेली एफर्मेशंस की भी प्रैक्टिस करती रही। वो खुद को बोलती रही कि वो एक काबिल इंसान है जो जल्द ही खुद की बेकरी खोलेगी। उसने खुद को यह भी याद दिलाया कि कुछ अच्छा होने में वक्त लगता है, इसीलिए उसे सब्र रखना चाहिए।
पेनेलोप के अफर्मेशंस उसे इस पूरी जर्नी में उत्साह देते रहे। जब भी वो निराश या फ्रस्ट्रेटेड फील करती, उसकी एफर्मेशंस की आदत उसे एनर्जी देती। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी कम मत समझें। जो भी एनर्जी आप इस दुनिया को देंगे, दुनिया उसे आपको वापस लौटाएगी। अगर आप हमेशा ब्राइट साइड देखने की आदत डालेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी। और सेम यही चीज नेगेटिव के साथ भी कही जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड अटेंशन कंट्रोल्ड हैबिट जितना ही जरूरी है। नेपोलियन इस बात पर जोर देते हैं कि कंट्रोल्ड अटेंशन उन प्रिंसिपल्स में से एक है जो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए। कंट्रोल्ड अटेंशन में बहुत पावर है। नेपोलियन इसे मेंटल डायनामाइट भी कहते हैं। कंट्रोल्ड अटेंशन के जरिए आप खुद के बारे में अपने सारे डाउट्स दूर कर सकते हैं। लेकिन हम कंट्रोल्ड अटेंशन कैसे अचीव करें? इसके लिए आपको 5 फैक्टर्स चाहिए: डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड अटेंशन, ऑटो सजेशन और पावर ऑफ विल। चलिए एक आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे ऊपर दिए फैक्टर्स डिफाइन करने के लिए पैसों की जरूरत है। हेरोल्ड को महीने के अंत में अपना रेंट चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। बेशक हेरोल्ड बिना कुछ किए सिर्फ पैसों को लेकर टेंशन ले सकता है, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन हेरोल्ड थोड़ा पैसा कमाने के लिए इन 5 फैक्टर्स को भी यूज कर सकता है। हेरोल्ड डेफिनेट ऑफ पर्पस दिखाते हुए यह डिसाइड करता है कि वो अपना रेंट भरने के लिए पैसा जुटाएगा। उसका यह इरादा उसे अलर्ट रखेगा कि उसे अपना टाइम और एनर्जी कहां लगानी चाहिए। वो अपने फोन पर घंटों स्क्रॉलिंग करने के बजाय अपना टाइम पैसों का इंतजाम करने में लगाता है। नेक्स्ट है इमोशंस को कंट्रोल करके सेल्फ डिसिप्लिन लाना। हेरोल्ड ये सोचकर नहीं डरता कि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगा। वो अपने डाउट और नाउमीदगी को खुद पर हावी नहीं होने देता। कम समय में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन हेरोल्ड जानता है कि अगर उसका डर जीत गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसका डर उसे हार मानने पर मजबूर कर देगा। बाकी के जो फैक्टर्स बताए गए हैं वो नेक्स्ट फैक्टर बनाते हैं, जो है कंट्रोल्ड अटेंशन। हेरोल्ड अपना ज्यादातर टाइम और कंसंट्रेशन पैसे कमाने में लगाता है और कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब भी यही है। नेक्स्ट है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन उसे कहते हैं जब हेरोल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता है। वो ऐसे तरीके खोजने लगता है जिससे वो पैसे कमा सके। अब क्योंकि वो चीजें रिपेयर करने में अच्छा था, तो हेरोल्ड अपने आस पड़ोस में पता कर सकता था कि कहीं किसी को कोई चीज रिपेयर करवानी थी या नहीं, या शायद उनके बच्चों को वो ट्यूशन दे सकता था। हेरोल्ड मैथ्स में काफी अच्छा था। ऑटो सजेशन माइंड का एक तरीका है आपको बताने का कि आप इसे किसी सिचुएशन में 1000 तरीके से कर सकते हैं। फाइनल फैक्टर है विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। आपको चाहे लगे कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो, तो भी उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। आपका पक्का इरादा और डटकर लगे रहने के लिए आपका विल पावर जिम्मेदार होता है। पहले 5 पड़ोसी जिनसे हेरोल्ड ने बात की शायद उसकी सर्विस लेने से मना कर दें, पर हो सकता है कि कोई और पड़ोसी उसे हां बोल दे। और यही सोचकर हेरोल्ड ने कोशिश नहीं छोड़ी। ये 5 प्रिंसिपल हेरोल्ड को पैसा कमाने में हेल्प करेंगे, और यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो इतिहास में सक्सेसफुल लोगों ने भी फॉलो किए थे। अब जैसे आप यहां थॉमस एडिसन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। थॉमस एडिसन अपने अचीवमेंट का क्रेडिट उन प्रिंसिपल्स को देते हैं जो वो शिद्दत से फॉलो करते थे। जब उनसे पूछा गया कि उस चीज का नाम बताएं जो इन्वेंशन के फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एडिसन ने उसकी एक लिस्ट बनाई। उन्होंने उस चीज को डिफाइन करने पर जोर दिया जो इंसान अचीव करना चाहता है, यानी इंसान को अपने पर्पस के बारे में पक्के तरीके से मालूम होना चाहिए। इसके बाद एडिसन ने बखूबी समझाया कि कंट्रोल्ड अटेंशन और ऑटो सजेशन का मतलब क्या है। एडिसन ने कहा कि किसी इंसान को उस पर्पस पर फिक्स रहना चाहिए जो वो अचीव करना चाहता है। उसे उस धुन के साथ उस काम में लगे रहना चाहिए कि उसे पता ही ना हो कि इम्पॉसिबल शब्द होता क्या है। उस इंसान में कंट्रोल्ड अटेंशन है क्योंकि वो उस चीज पर फोकस्ड रहता है जो उसे चाहिए। वो अपने क्राफ्ट में मास्टर बनने के लिए टाइम और एफर्ट लगाता है और सेम विजन वाले लोगों से मदद लेता है।
वो अपना टाइम उन चीजों पर कभी वेस्ट नहीं करता जो उसे सक्सेसफुल बनाने में मदद नहीं कर रही, और ना ही उसके फेलियर, कोई रुकावट या सेल्फ डाउट उसे रोक पाते हैं। ये बिल्कुल विल पावर के प्रिंसिपल जैसा है। ऑटो सजेशन इस तरह से भी मैनिफेस्ट होता है कि अगर इंसान को यकीन है तो वो अपना पर्पस अचीव कर पाएगा। एडिसन ज्यादातर लोगों में कॉमन प्रॉब्लम भी बताते हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप खुद पर लिमिटेशन लगा देते हैं जो आपको कोशिश करने से भी रोक देती है। अभी आपने असल में शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन आपके मेंटल एटीट्यूड ने आपको पहले ही फेल कर दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने मॉडर्न टेलीफोन इन्वेंट किया था, वो भी पक्के इरादे और लगातार डटकर रहने की अहमियत को समझते थे। अलेक्जेंडर ने पहली कोशिश में ही टेलीफोन नहीं बना दिया था। वो तो बड़े गर्व से ये तक कहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो कितनी बार फेल हुए थे। तो क्या ये उनके लिए निराशाजनक था? हां। क्या इसने उन्हें बार बार कोशिश करने से रोका? बिल्कुल नहीं। वो तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि वो एक तार के जरिए आवाज को सक्सेसफुल ट्रांसमिट करने में कामयाब नहीं हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है एंड्रयू कार्नेगीज एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड अटेंशन। बात जब कंट्रोल्ड अटेंशन की आती है तो एंड्रयू कार्नेगी इसकी बहुत तारीफ करते थे। कोई भी इसे अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में आसानी से अप्लाई कर सकता है और उस एरिया में सक्सेसफुल हो सकता है। एंड्रयू कंट्रोल्ड अटेंशन को माइंड की पूरी एबिलिटी को एक पर्पस के लिए कंबाइन करने के तौर पर देखते हैं। खुद अपने केस में एंड्रयू को जब स्टील बनाकर बेचना था तो उन्होंने अपने माइंड का हर एरिया यूज किया। एंड्रयू की सक्सेस का सीक्रेट था अपना पूरा अटेंशन स्टील पर फोकस करना। दूसरे शब्दों में कहें तो एक स्पेशलाइजेशन होने से आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के चांस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन इंडस्ट्रीज का क्या जो डायवर्सिटी में फलती फूलती हैं, जैसे कि रिटेल मर्चेंडाइजिंग, जहां स्पोर्ट्स का सामान और कपड़े जैसे डिपार्टमेंट होते हैं। यहां एंड्रयू कहते हैं कि कंट्रोल्ड अटेंशन डायवर्सिटी में भी पनप सकता है। रिटेल मर्चेंडाइजिंग में अभी भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उनके क्लोथिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है जो इस बात का एक्सपर्ट होता है कि उन्हें किस तरह के ब्लाउज और शर्ट बेचने चाहिए। उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी एक एक्सपर्ट होता है जो यह बताता है कि कौन से स्पोर्ट इक्विपमेंट और मशीन जल्दी बिक जाएंगे। इसीलिए कंट्रोल्ड अटेंशन डायवर्सिटी में भी सक्सेसफुल हो सकता है। यहां तक कि कॉर्पोरेट जॉब्स में भी आप कंट्रोल्ड अटेंशन अचीव कर सकते हैं, जहां कंपनी के किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर और रैंक एंड फाइनल एम्प्लॉयज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर कभी भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं लेता है। सेम चीज इसके एम्प्लॉयज के लिए भी कही जा सकती है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट का काम नहीं देखता है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एंड्रयू सलाह देते हैं कि हमें बहुत सोच समझकर ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपना टाइम और एफर्ट कहां लगाना है। अगर आपको आइडिया है कि आपकी लाइफ का मेजर पर्पस क्या है, तो इसमें भी यह आपको हेल्प करेगा। यह आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्लेयर फिलहाल एक कॉलेज स्टूडेंट है। अभी वो डिसाइड ही कर रही है कि उसे किस चीज में स्पेशलाइज करना चाहिए। वैसे तो वो कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रही है, पर उसे अपने मेजर से रिलेटेड करियर चुनना पसंद नहीं है। क्लेयर अभी अपनी एजुकेशन पूरी कर रही है। उसने कुछ और करियर के बारे में भी पता किया है जो वो आगे कर सकती है। अपनी एजुकेशन पूरी करते हुए क्लेयर को समझ आ गया था कि वो क्या बनना चाहती है। अंत में उसने डिसाइड किया कि ये उसके मेजर से रिलेटेड नहीं होगा। फिर उसने मेडिसिन चुनने का मन बनाया। क्लेयर को एहसास हुआ कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती है। उसे पता चला कि वो एक डॉक्टर बनकर सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है। बेशक उसकी कॉलेज डिग्री वेस्ट नहीं गई, उससे उसे और भी इफेक्टिव फिजिशियन बनने में हेल्प मिली। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पेशेंट्स के साथ और ज्यादा क्लियरली बात कर सकती थी। एंड्रयू को नहीं लगता कि कोई स्पेशलाइजेशन ना होना एक वेस्ट है। इस टाइम का इस्तेमाल अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करने में किया जा सकता है, जैसे कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, टीम में काम करना और सेल्फ डिसिप्लिन बनना। अपने स्पेशलाइजेशन को बदलना भी कोई गलत बात नहीं है अगर आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ती है तो।
बेशक आपने एक स्पेसिफिक एरिया में अच्छा करने और फोकस रहने के लिए कई साल लगाए थे, लेकिन आपका पैशन और इच्छा चेंज हो सकते हैं। हाँ, किसी नए करियर में नई शुरुआत करना ऐसा लगेगा जैसे आपने अब तक अपना टाइम वेस्ट किया हो, लेकिन टाइम वेस्ट तब और ज्यादा होगा जब आप वो नहीं करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और अब वक्त है कंक्लूजन का। यानी अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स या जो भी चैप्टर्स पढ़े और सुने, उनकी की लर्निंग्स को हम यहां पर दोहराएंगे। फर्स्ट, आपने क्रिएटिव विजन के बारे में जाना। अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उन पर एक्शन लेने की एबिलिटी को क्रिएटिव विजन कहते हैं। अपने इमेजिनेशन को यूज किए बिना आपको क्रिएटिव विजन नहीं आ सकता। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन पुराने आइडियाज और प्रिंसिपल्स को जोड़कर एक ओरिजिनल आइडिया क्रिएट करता है, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन उसे कहते हैं जब किसी को बिल्कुल नया आइडिया आता है। आप अपने इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं। ये हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, द मास्टरमाइंड, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, अप्लाइड फेथ एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवियर प्रिंसिपल। सेकंड, आपने जाना कि ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग कैसे प्रैक्टिस की जाए। ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स ओपिनियंस को नहीं सुनते। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड माइंड किसी ओपिनियन को सुनता है तो वो उसे पूरी तरह से एनालाइज करता है। आप कंट्रोल्ड हैबिट के जरिए ही ऑर्गेनाइज्ड थॉट अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल्ड हैबिट का मतलब है जब आप कॉन्शियसली वो पाने की कोशिश करते हैं जो आपको चाहिए। ये हम फिजिकल और मेंटल रिपीटेशन के जरिए करते हैं। थर्ड, आपने कंट्रोल्ड अटेंशन के बारे में समझा। कंट्रोल्ड अटेंशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनाइज्ड थॉट। कंट्रोल्ड अटेंशन के 5 फैक्टर्स हैं। ये है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड अटेंशन, ऑटो सजेशन और विल पावर। फोर्थ, आपने जाना कि कंट्रोल्ड अटेंशन लाइफ के हर एरिया पर अप्लाई होता है, खासकर करियर पर। स्पेशलाइजेशन आपकी सक्सेस के चांस को बढ़ा सकता है। ये आपको अपना पूरा टाइम, अटेंशन और एनर्जी किसी एक फील्ड या इंडस्ट्री में फोकस करने में हेल्प करता है। आप एक स्पेसिफिक फील्ड या इंडस्ट्री के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे। कोई भी आपको वो पाने से नहीं रोक सकता जो आप चाहते हैं। आपके दिमाग में जो डर और डाउट्स हैं, उन पर ध्यान मत दो और अपने ड्रीम को पाने का प्लान बनाओ। इस धरती पर आपके आने का असल मकसद क्या है? एक बार अगर आपको यह पता चल जाए तो आपका माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से इसे अचीव करने में जुट जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसी मोड पर यह बेहतरीन समरी यहीं पर समाप्त होती है एंड आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत सारी लर्निंग इस समरी से मिली हैं, जिन्हें अप्लाई करके आप अपने माइंड की पावर का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट आपको इस समरी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नई बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।